तो गाइज अब हम बात करेंगे उस स्टोरी की, उस इंसिडेंट की, उस घटना की जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। तो मैं बस लेके मुझे जाना था ज़ाहिदान, जो कि कैपिटल है बलूचिस्तान की। वहां से मैं जा रहा था, एक मशाद नाम की सिटी है जहाँ पे मेरा आगे के मैं 2 दिन बिताने वाला था। तो उसको बस को लेने के लिए मैंने शाम को अपने जो होस्ट थे उनको मैंने टाटा बाय बाय कहा, और उसके बाद मेरे होस्ट मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने गए। तो रात का टाइम था, अराउंड 9 से 10 बजे का टाइम था, और लास्ट बस थी जो उस टाइम पे ओवरनाइट बस जो मशाद को जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट बस जानी थी मॉर्निंग में। तो गाइस ज़ाहिदान के बारे में जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यहाँ पे बहुत बार कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्मगलिंग, इमिग्रेशन और ये और वो, इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उसी से रिलेटेड ही ये किस्सा हुआ मेरे साथ। तो मैं पहुंचा था बस स्टेशन पे, और वहां से मैंने टिकट काउंटर से मैंने बस की टिकट खरीदी। और उसके बाद जब मैं बस को बोर्ड करने जा रहा, तो वहां पे मुझे कुछ अजीब सी देखने को मिलता है। तो वहां पे जो बस का कंडक्टर था वो हर बंदे की बहुत थोड़ी चेकिंग ले रहा था, सामान तो चेक कर ही रहा था, साथ ही उनकी पूरी बॉडी की एक एक जगह की चेकिंग कर रहे थे कि वो कुछ कैरी ना कर रहे हो। तो ये चीज मेरे लिए नई थी। ईरान में मैंने ट्रेवल तो बहुत किया था, लेकिन ये चीज बिल्कुल नहीं थी कि इस तरीके से इंसान की चेकिंग की जा रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इनका प्रोसीजर होगा। तो उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि मुझे मशाद जाना है, मैंने उनको अपनी टिकट दिखाई और मैं बैग अपना चेक इन कर रहा था, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देख के मुझे मना किया, कह रहे हम आपको नहीं ले जा सकते। तो मैंने उनसे काफी बार रीजन पूछने की कोशिश की कि भाई मुझे क्यों नहीं ले जा सकते। तो वो कुछ खास रीजन दे नहीं रहे थे, बोले नहीं नहीं हम आपको नहीं लेके जाएंगे। मेरे होस्ट ने भी काफी ट्राई किया कि किसी तरीके से मुझे उस बस में बिठा दें और मैं मशाद चला जाऊं, क्योंकि मेरी वो लास्ट बस थी और मैं पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। लेकिन काफी उनको समझाने के बाद भी कभी वो मुझे एक्सक्यूज देते रहे कि आपका वीजा ये आप, क्योंकि ईरान में पासपोर्ट के ऊपर एंट्री स्टैंप नहीं देते, मैंने आपको अपने इनिशियल वीडियोस में भी बताया था। लेकिन जो बस का ड्राइवर था वो बार बार कह रहा कि आपके पासपोर्ट पे एंट्री स्टैंप भी नहीं है, मोहर नहीं है, मोहर नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पे मोहर नहीं देते हैं, यहाँ पे एंट्री स्टैंप नहीं देते हैं, लेकिन वो ऐसे ही एक्सक्यूजेस करता रहा। बहुत बातें करने के बाद भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, और अंत में हार के हमें वापस जाना पड़ा। और मैंने प्लान किया कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में बस लूंगा मशाद जाने के लिए। मुझे लगा था कि नेक्स्ट दिन को इजीली बस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली बस मिल तो गई। नेक्स्ट दिन मैं फिर से वापस आता हूँ अपने होस्ट के साथ, और मुझे बस में बिठाते हैं। जब तक मेरी बस निकल नहीं जाती है वो वहीं तक रहते हैं, वहीं पे रहते हैं बस स्टेशन पे। अब नेक्स्ट डे मुझे बस मिल तो गई, बस चल भी पड़ी, मैं उसमें बैठा हुआ भी था। होता क्या है, उसके बाद लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जब बस चल चुकी होती है तो बस को रुकवाया जाता है एक मिलिट्री चेक पोस्ट पे। मिलिट्री चेक पोस्ट का हो या पुलिस चेक पोस्ट हो, वो ड्रेस तो मिलिट्री की लग रही थी। तो वहां जब हमारी बस पहुंचती है तो वहां पे ऑलरेडी एक बस को चेक किया जा रहा होता है। बस को एक जैसे वॉशिंग सेंटर में बस को एक हाइड्रोलिक उसके ऊपर चढ़ा के उसकी वॉशिंग की जाती है, उसी तरीके का एक कुछ सिस्टम बनाया गया था इस पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पे पहले तो वो उस बस की चेकिंग करते रहे। जब तक वो उस बस की चेकिंग कर रहे थे, दूसरी बस की चेकिंग कर रहे थे, तब तक हमारे को बिल्कुल अनुमति नहीं थी कि हम उस जिस बस में मैं बैठा था कि उससे उतर जाएं, वॉशरूम चले जाएं या कुछ और काम कर लें। तो लगभग 1 घंटा वो उस बस की चेकिंग करते रहे। कभी बस के ऊपर चढ़े हुए हैं, कभी बस के नीचे घुसे हुए हैं, हर एंगल से उस बस की चेकिंग कर रहे थे। तो मैं देख के हैरान था कि ऐसी चेकिंग मैंने कभी नहीं मिली। पर मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ज़ाहिदान में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तो मे बी फॉर सिक्योरिटी रीजन ये चेकिंग हो रही हो। इसके बाद 1 घंटे बाद वो पहली वाली बस को जाने देते हैं, और उसके बाद हमारी बस का नंबर आता है। इस टाइम पे हमारी बस में मुझे मिला के लगभग 3 पैसेंजर थे, और उसके अलावा 4 उसमें जो बस के ऑपरेटर थे, मतलब 2 ड्राइवर और 2 हेल्पर। तो टोटल हम 7 लोग थे इस बस में। बहुत ही शानदार लग्जरी बस थी। तो उसमें 3 पैसेंजर और 4 टोटल हम 7 आदमी बैठे हुए हैं। उसके बाद बस वाले हमारी बस को भी उस रैंप के ऊपर चढ़ाते हैं जहाँ पे वो बस की चेकिंग करते हैं। और उसके बाद वो अंदर आता है, हमारी सबकी शक्लें देख रहा है कि कौन कौन है, और उसके बाद वो बस को बहुत अच्छे से चेक करने लगते हैं। 5 मिनट निकलते हैं, 10 मिनट निकलते हैं, आधा घंटा निकलता है, 1 घंटा निकलता है, और 2 घंटे तक वो बस की चेकिंग करते रहते हैं। बस की चेकिंग वो कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं जैसे उनको पक्का पता है कि इस बस में कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। मैं इस देख के बहुत हैरान था, क्योंकि वो बस को कई बार वो स्क्रू ड्राइवर से बस की सीट्स खोल के उसके नीचे भी चेक कर रहे थे कि कुछ नीचे उसके कुछ मिल जाए, या फिर उसकी जो लेदर सीट्स है उसको फाड़ तक के उसको निकाल रहे थे कि उसके अंदर से उनको कुछ मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अजीब फील हो रहा था, और थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि कोई भी मेरी लैंग्वेज बोलने वाला नहीं था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और टाइम भी अराउंड इस टाइम पे कोई अराउंड रात के 10 या 11 बजे होंगे। तो बहुत अंधेरा, ठंड, एकदम से बहुत एक टेरिफाइंग एनवायरनमेंट बन चुका था। तो उसके बाद क्या होता है, एकदम से जो पुलिस वाला होता है वो बस के जो हेल्पर होते हैं उसको चिल्लाने लगता है।
तो मैं पीछे देखता हूँ कि ये उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, उस टाइम वो बस में ही थे। तो उसके बाद वो पुलिस वाला इशारा करता है मेरे को कि बस से नीचे उतरने को, तो मैं बस से नीचे उतर जाता हूँ और बाकी पैसेंजर और ड्राइवर सब लोग बस से नीचे उतर जाते हैं और हमारे को एक लाइन में खड़ा किया जाता है जैसे कि हम कोई मुजरिम हो। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमारे को साइड में खड़ा रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला कुछ फारसी में बोलता है, उनकी लैंग्वेज में कुछ बोलता है जो बाकी सब लोग तो समझ जाते हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाता, जाहिर सी बात है क्योंकि मैं फारसी नहीं समझता हूँ। और उसके बाद मुझे दिखता है कि जो बस के हेल्पर्स थे वो सब हथकड़ी में है। एक्चुअली हुआ क्या, बस के अंदर उनको बहुत सारी ड्रग्स मिले और बहुत सी इलीगल चीजें मिली जिनको एक बहुत तरीके से बस के अंदर छुपाया गया था। बस का जो चलने वाला फ्लोर होता है उसके नीचे स्क्रू खोल के पता नहीं कहाँ कहाँ पर उन्होंने बहुत सारा सामान निकाला हुआ था। धीरे धीरे करके सामान, वो सारा जो इलीगल सामान था उन्होंने उस बस के बाहर निकाला। और बाकी उसके बाद बाकी जो पैसेंजर्स थे उनको तो उन्होंने बोला कि फारसी में बोला कि अब ये बस नहीं जाएगी, आप चले जाओ। लेकिन मेरे को तो बोल रहे थे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको बोला भी कि मैं टूरिस्ट हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो बट उनके एक्शन से मैं समझ गया कि भाई अब ये बस तो नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने बस को भी सीज कर दिया। मेरा सामान उतार के मेरे को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया, आर्मी स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया और वो बस को भी उन्होंने एम्पाउंड कर दिया। बाकी जितने भी बस के ऑपरेटर थे सबको उन्होंने हथकड़ी लगा के सीधा जेल के अंदर। अब मैं वहां पे खड़ा हूँ कि भाई क्या करूँ, सोच रहा हूँ कि भाई मुझे अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए। इस टाइम पे जो एक मैं जब काउच सर्फिंग करता हूँ वो मेरे हेल्प में आई, क्योंकि मैं अपने होस्ट से हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ, जिसके पास से मैं जा रहा हूँ उससे भी और जिसके पास मैं जा रहा हूँ उससे भी। तो यहाँ से 100 किलोमीटर पहले जो मेरे होस्ट थे जेम्स, मैंने उनको कॉल किया कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई है तो मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो और 2 पैसेंजर्स थे भी उनसे बात कराओ, मैं उनसे आइडिया जानता हूँ कि आप एग्जैक्टली हो किस जगह पे और ये क्या सिचुएशन बनी है। तो मैंने उस जो मेरे को पैसेंजर थे, तो 2 पैसेंजर और थे, उनसे बात करवाई कि भैया इनसे बात कर लो और इनको बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो उन्होंने वो सारी सिचुएशन उनको एक्सप्लेन की। तो मेरे होस्ट जेम्स मुझे एडवाइस करते हैं कि मैं वहीं पे वेट करूं बाकी 2 उनको पैसेंजर्स के साथ, क्योंकि वो लोग भी मशाद ही जाने वाले थे। तो मेरे होस्ट ने मुझे कहा कि मैं वहाँ पे वेट करूं और जो नेक्स्ट बस मशाद की आएगी, जिस बस में वो बाकी 2 लोग जाएंगे, मैं भी उसी में लटक जाऊं। मैं उनकी बात मानता हूं और मैं यही करता हूं। लगभग आधा घंटा मैं इंतजार करता हूं वहीं पे पुलिस स्टेशन के बाहर, और नेक्स्ट बस आती है और मैं भी उन 2 को पैसेंजर के साथ उस बस में सवार हो जाता हूँ। अब बस में सवार तो हो गया और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, जो कि मेरे होस्ट को भी यही उम्मीद थी और मुझे भी यही उम्मीद थी, लेकिन होता कुछ और है। मैं उस बस में बैठता हूँ और फिर बस का कंडक्टर आता है मेरे पास और मेरा पासपोर्ट मांगता है, जो कि यूजुअल रूटीन है। तो वो मेरा पासपोर्ट मांगता है, पासपोर्ट देखता है, फिर मुझे कहता है कि आपका वीज़ा कहाँ है। मैं उसको ई वीज़ा दे देता हूँ जिसका मेरे पास प्रिंट आउट था, और फिर वो भी वही पंगा शुरू कर देता है कि भाई आपकी एंट्री की मोहर कहाँ है, हमें कैसे पता लगेगा कि आप किस दिन को ईरान में आए हो, आप इलीगली आए हो या कैसे आए हो, आपका कोई प्रूफ नहीं है कि आप ईरान में लीगली एंटर हुए हो। ये सारी बात वो मुझे नहीं बता पा रहा था। ये सारी बात फिर से मैंने अपने होस्ट को कॉल किया था, जेम्स को कॉल किया कि उनको समझाओ कि भाई ऐसे ऐसी सिचुएशन है, और तब उन्होंने जेम्स को, मेरे होस्ट को ऐसी ऐसी बातें बताई और उन्होंने मुझे कन्वर्ट किया। तब मुझे जाके मुद्दा पता लगा कि असल में ये मुद्दा फिर से आ गया है जो पिछले कल भी आया था। तो आगे आगे 2-3 किलोमीटर आगे बस चली होती है और उसके बाद वो बस का कंडक्टर मुझे बोलता है सॉरी हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, और वो मुझे बीच रास्ते में, एक सुनसान रास्ते में बीच में जाके हाईवे पे छोड़ देता है। अब वो मुझे हाईवे पे छोड़ता है और लगभग टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और ठंड बढ़ती जा रही है और आसपास न बंदा न बंदे की जात, क्या करेगा आपका सोल रोवर। तो मैं अब फोन करता हूँ दोबारा से अपने होस्ट को कि भाई अब ये सिचुएशन आम खड़ी हुई है कि इसने मुझे बीच जंगल में उतार दिया है। तो उसके बाद मेरे होस्ट मुझे बोलते हैं कि अपनी व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजो। तो लकीली मेरा वहाँ पे नेटवर्क आ रहा था, मैंने उनको अपनी लोकेशन भेजी और तब उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं थोड़ा सा और वॉक करूंगा अराउंड 1 किलोमीटर तो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है। तो मुझे बोल रहे कि आप उस पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वहाँ पे जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उससे मेरी बात करवाओ। तो मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो मैं वॉक करने लगता हूँ अपने 2 बड़े बैकपैक्स के साथ और चल रहा हूँ। रात के टाइम में डर भी लग रहा है लेकिन चलना तो है ही, अब सिचुएशन से बाहर तो निकलना ही है। तो मैं पहुंचता हूँ उस पुलिस स्टेशन में लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद, और वहां जाके जो ऑफिसर थे मैं उनकी बात करवाता हूँ जेम्स से। तो जेम्स उनको सारी कंडीशन समझाते हैं कि भाई पिछले थोड़ी देर पहले इनकी बस को ऐसे पुलिस ने पकड़ लिया, उसमें कुछ सामान था जो नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद ये एक और बस में बैठे तो उन्होंने भी इनको उतार दिया क्योंकि इनके पासपोर्ट पे मोहर नहीं है। और उन्होंने समझाया, जेम्स ने समझाया कि आजकल इमिग्रेशन पे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं देते हैं।
तो वो पुलिस वाले ऑफिसर अच्छे थे, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि भैया को कहो कि यहीं पे बैठेंगे और जैसे ही नेक्स्ट कोई मशाद की बस आती है तो मैं इनको उसमें बिठा दूंगा। तो उसके 15 मिनट बाद एक और बस आती है और पुलिस वाले भाई साहब मुझे कहते हैं कि आप इस बस में बैठ जाओ, और पुलिस वाले भाई साहब उस बस के कंडक्टर को भी समझा देते हैं सारी कहानी कि भाई इसको आपने मशाद छोड़ना है, इससे आपने पासपोर्ट नहीं मांगना, इससे आपने वीज़ा नहीं मांगना, ये बिल्कुल ही एक लीगल बंदा है, इसको आप पहुंचाइए मशाद तक। तो 10 घंटे का ये सफ़र फाइनली मैंने पूरा किया लगभग 16 या 17 घंटे में। लेकिन सीखने को इससे बहुत कुछ मिला। सीखने को उससे ये मिला कि भाई हमेशा अगर आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और स्पेशली अगर वो थोड़ी सी डेंजरस कंट्री है, थोड़ी सी वो नॉन टूरिस्टिक कंट्री है, तो आपका कोई ना कोई लोकल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोच के देखो कि इस टाइम पे अगर मुझे जेम्स नहीं जानते होते तो भाई मेरे साथ क्या होता। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपने जो होस्ट हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, जो अपने पहले जिस होस्ट के पास मैं जा रहा हूँ वो भी और जिस होस्ट के पास से मैं आ रहा हूँ उससे भी। तो उनको पता रहता है कि मैं एग्जैक्टली किस जगह पे हूँ, मैं अगली सिटी में पहुँच गया नहीं पहुँचा, तो एटलीस्ट कोई बंदा रहता है। क्योंकि मेरी फैमिली या मेरे दोस्त मेरी हर टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं एक लोकल बंदे को हमेशा अपनी एक कॉन्फिडेंस में रखता हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट वो लोग हों जो सरकार को बता सकें कि भाई एक इंडियन आया था और उसको कुछ हो गया। ट्रैवलिंग लाइफ रिस्की तो है, लेकिन प्रिकॉशंस लेना, इससे सीखना और इनको अपने लागू करना ये हमारे हाथ में होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन से हमारे को ये सीखने को मिला, इस इंसिडेंट से हमारे को ये सीखने को मिला कि भाई हमेशा अपना लोकल कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखो और कभी भी पैनिक नहीं करना है। कोई दिक्कत आती है तो अपना दिमाग से, ठंडे दिमाग से उसको सोचो और उसका हल निकालो, उसका हल ज़रूर मिल जाता है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, इस इंसिडेंट से। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर दो ताकि कोई और इस सिचुएशन में ना फंसे, और फंसे तो उसको समझ आ जाए कि बाहर कैसे निकलना हो। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।